हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले कालखंड में अयस्कों के सांद्रण की विभिन्न विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आगे धातु कर्म में जो दूसरा मुख्य बिंदु है पद, इसमें धातु को प्राप्त करना। सांद्रण, पहला अयस्कों को हमने बारीक पीसा और अयस्कों का सांद्रण किया। उसके बाद अयस्कों के सांद्रण के बाद हमको धातु प्राप्त करनी है। तो धातु को प्राप्त करने की जो विधि है, इसमें दूसरा पद है सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करेंगे, इसको हमने सारांश के रूप में समझ लिया है। इसमें दो पद होते हैं, एक होता है भर्जन और निष्तापन। इसको मैं इस प्रकार से ए बी लिख देता हूं मैं, भर्जन या निष्तापन। और दूसरा प्रगलन। ये दो पदों में हमको धातु प्राप्त होंगे और वो भी अशुद्ध धातु प्राप्त होगा। उसके बाद फिर अगला प्रक्रम होगा। तो आइए हम इस पर चर्चा करें। इसमें तो सर्वप्रथम यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ इसमें भर्जन के बारे में। भर्जन क्या है और निष्तापन क्या है। तो क्या चीज़ें पर समझ लीजिए। इसमें भर्जन अंग्रेजी में इसे रोस्टिंग कहते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु के आधिक्य में, वायु या हम ऑक्सीजन समझ सकते हैं, इसकी आधिक्य होनी चाहिए, एक्सेस। अयस्क को हम इतना गर्म करें कि धातु जो है पिघल ना पाए, है ना। धातु के गलनांक के पूर्व, धातु के गलनांक के पूर्व इतने ताप तक हमको गर्म करना है। और यह खुली भट्टी में होगी। इसी को अपन कहते हैं परावर्तनी भट्टी, खुली या परावर्तनी भट्टी। इसमें हम लेकर के उसको हवा की अधिक मात्रा में इतना गर्म करें कि धातु पिघल ना पाए, ये हमको ख्याल रखना है। तब यहाँ पर जो अयस्क होते हैं वह अंत में ऑक्साइड बन जाते हैं, धातु के ऑक्साइड बनेंगे, या धातु जो है ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा। और ख़ास बात है इसमें, हम जो अयस्क लेंगे वह मुख्य रूप से सल्फाइड होगा। यदि भर्जन की प्रक्रिया होगी तो सल्फाइड अयस्क का ही भर्जन होता है। तो यहाँ पर मैं समझने के इसको लिख रहा हूँ, कौन सा अयस्क लेंगे अपन इसमें, सल्फाइड अयस्क। यदि कार्बोनेट होगा या ऑक्साइड होंगे तब की स्थिति में निष्तापन प्रक्रिया होगा। तो यहाँ पर जो हमने अध्ययन किया था फेन उत्प्लावन विधि, जिसमें सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि, उसी को ही हम आगे भर्जन प्रक्रिया में लाएंगे। यदि अयस्क कार्बोनेट या ऑक्साइड होते हैं तब की स्थिति में निष्तापन का प्रयोग किया जाएगा इसमें। तो संक्षिप्त में कहेंगे, सांद्रित जो सल्फाइड अयस्क हैं इनको वायु की उपस्थिति में, या जिस परिभाषा के रूप में कहें अपन भर्जन किसे कहते हैं, सांद्रित अयस्क को वायु के आधिक्य में एक खुले भट्टी, इसी को परावर्तनी भट्टी कहते हैं, इसमें इतने ताप तक गर्म करें कि वो धातु पिघल ना पाए। और अंत में यहाँ पर जो हमारे ऑक्साइड होते हैं, सॉरी अयस्क होते हैं, अंत में क्या बन जाते हैं, वो ऑक्साइड के रूप में बदल जाते हैं इसमें। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। ठीक है, सामान्य शब्द में गर्म करना, सामान्य शब्द कहते हैं इसमें। ठीक है ना। बाजार में हम देखते हैं, बस स्टैंड में भुट्टा के दिन में भुट्टा को गर्म करके, है ना, आग में, उसको तेल में फ्राई नहीं करते, आग में भून लेते हैं और बेचते हैं। कितना भूनते हैं,
इतना भूनते हैं कि खाने के लायक हो, ठीक है ना, पूरा काला होते तक हो जाएगा तो खा नहीं पाओगे। फल्ली देखते हैं बाजार में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ पर फल्ली को भी बेचते रहते हैं गर्म करके, आग में, उसको तेल में नहीं तला जाता है ना। तो वैसे ही प्रक्रिया इसमें आग के द्वारा हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो किस प्रकार से होगा, अब यहाँ पर देखेंगे तो जो भी सल्फाइड अयस्क होंगे इसी का ही क्या किया जाएगा, भर्जन किया जाएगा इसमें। तो इसको अपन भट्ठी के माध्यम से देखें इसमें। उसके बाद अपन कुछ समीकरण देखते हैं इसमें कौन कौन से सल्फाइड अयस्क हैं। जैसे यहाँ पर PbS, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेड सल्फाइड से कोई भी सल्फाइड अयस्क हैं इनके बारे में हम समझ सकते हैं। तो सल्फाइड अयस्क है, इसको अपन क्या कहते हैं, गेलेना, लेड का एक अयस्क है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, रासायनिक परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से भट्ठी इसका उपयोग होता है इसमें। तो सल्फाइड अयस्क हैं, ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, आधिक्य में है। सल्फर यहाँ से ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसा गैस बना करके निकलेगा। यदि फास्फोरस होगा अशुद्धि के रूप में तो फास्फोरस का ऑक्साइड बनाएंगे। कोई वाष्पशील अशुद्धियाँ होंगी, वाष्प बन के निकल जाएंगे, ठीक है ना। और अंत में यहाँ पर ये जो धातु है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, इसमें ऑक्साइड बना लिया इसमें, ठीक है। धातु का क्या हो रहा है इसमें, ऑक्साइड बदल रहे हैं। और जो अशुद्धियां हैं वाष्प बन करके या गैस बन करके निकल रहे हैं इसमें। समीकरण थोड़ा बैलेंस कर लें। दाईं ओर 3 ऑक्सीजन है, देख रहे हैं इसमें 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3। यहाँ पर बाईं ओर केवल 2 ऑक्सीजन है, तो तिर्यक गुणा कर दीजिए। 2 को कितने से गुणा कर दें, 3। जो कम जगह में है उसको पहले बैलेंस करेंगे अपन, ठीक है ना। ऐसे लेड और सल्फर अभी एक एक जगह में बराबर है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 दूनी 6 हो गया। इसको समान करने के लिए यहाँ पर 2 है सल्फर डाइऑक्साइड वाला में, यहाँ पर 1 है, तो विषम को क्या करना है अपन को, सम करना है पहले। इसलिए यहाँ पर इसको मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इस प्रकार से 2 Pb हो गया, 2 सल्फर भी हो गए। ये हो गया यहाँ पर समीकरण संतुलित। आगे चले अपन, देखिए कुछ स्थिति पर ऐसा भी हो सकते हैं कि जो सल्फाइड होते हैं वह सल्फेट भी बदल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं जिंक सल्फाइड। ये जिंक का एक अयस्क है। यदि इसको अपन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करें इसको, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ऐसे नहीं कि हर एक सभी के सभी ऑक्साइड बदलेंगे, कुछ सल्फाइड भी हो सकते हैं, सारी सल्फाइड से सल्फेट बदलेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के यहाँ पर जिंक सल्फेट, ऐसा भी बन सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस कर दें अपन, यानी सारे समझें तो धातु के ऑक्साइड बदलते हैं या कुछ कभी कभी इसमें सल्फेट भी बन जाते हैं इसमें, लेकिन अधिकांश ऑक्साइड ही बनेंगे इसमें, ठीक है। आगे चलें, इसमें और क्या क्या परिवर्तन होंगे। ये सामान्य परिवर्तन हो गया कि धातु जो है सल्फाइड जो थे अयस्क वो अब धातु के ऑक्साइड में बदल चुके हैं। और क्या क्या परिवर्तन होंगे इसको देखने का प्रयास करेंगे इसे। तो यहाँ पर आगे एक भट्ठी का अपन समझें, इसमें परावर्तनी भट्ठी यहाँ पर बना रहा हूँ इस प्रकार से। एक भट्ठी है, यहाँ पर देखिए ईंटों का बना हुआ है। यहाँ पर जो रखने का है सांद्रित अयस्क को, यहाँ पर ये अयस्क हैं अभी। कैसे अयस्क हैं ये, सांद्रित अयस्क हैं जिनका सांद्रण हो चुका है, जिसको भर्जन के ला रहे हैं। यहाँ पर ईंधन, अब यहाँ से ये रखने का जगह है, यहाँ पर कोई भी ईंधन जैसे कोयला आदि, क्योंकि इसको गर्म करना पड़ेगा, तो इसके इस प्रकार से ईंधन ये यहाँ पर संकेत के माध्यम से बनाया जा रहा है। ये ईंधन है, ईंधन को जलाया जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ से, ये भट्टी में इसको नाम देते हैं अपन परावर्तनी भट्टी। इसमें हवा आने के लिए इधर मार्ग हैं, यहीं पर थोड़ा समझा दें। इसमें ये वायु है, क्योंकि बिना वायु के ईंधन नहीं जलेगा, है ना, इसीलिए वायु जाने के लिए मार्ग है, खुले हैं। परावर्तनी का मतलब सामान्य शब्द में देखिए जरा से, इसके जो भट्टी के छत हैं वो उथले रहते हैं, है ना। तो जो ईंधन है डायरेक्ट यहाँ पर सीधे अयस्क को गर्म नहीं करता,
तो यहाँ से जाके टकराएगा, टकराने के बाद में फिर से इस प्रकार से जो अयस्क हैं वहाँ पर आकर के टकराते हैं और उसका जो गर्म हवा रहता है वो इस प्रकार से इसमें गर्म हो जाते हैं इसमें, ठीक है। इसी इसका नाम पड़ता है परावर्तन। परावर्तन का जैसे आप लोग पूर्व कक्षाओं में पढ़े हैं, परावर्तन जैसे दर्पण में परावर्तन होता है, प्रकाश के में जाके टकराते हैं, आपतित होता है और फिर से टकरा करके लौट जाते हैं। तो ऐसा ही इसमें जो ईंधन है इस छत पर टकराते हैं और टकराने के बाद फिर से नीचे तरफ और परावर्तित होते हैं। और जितने भी व्यर्थ गैस हैं, व्यर्थ गैस, ये सभी इसके लिए मार्ग है, आसानी से जा सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर परावर्तनीय भट्टी, जैसे क्या बोलते हैं, खुले भट्टी कहते हैं इसमें। और क्या क्या परिवर्तन होंगे थोड़ा देखें अपन परिवर्तन की दृष्टि से, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए भर्जन के दौरान। पहला परिवर्तन देखिए, सल्फाइड जो अयस्क हैं वह ऑक्साइड बना लिया और कुछ मात्रा में कभी कभी ये सल्फेट भी बन जाते हैं। दूसरा, जितने भी यहाँ पर नमी रहेगा, नमी का मतलब जल के रूप में, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से दूर हो जाएगा, क्योंकि गर्म करोगे जितने भी नमी है सब निकल जाएगा। तीसरी बात यहाँ पर जो खास है, वाष्पशील अशुद्धियाँ, वाष्पशील अशुद्धियाँ, ये सभी जैसे उदाहरण के लिए कौन कौन हो सकते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी जिसको अपन एस भी लिखते हैं आदि, ऐसे जितने भी वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं सभी क्या हो जाती हैं, यहाँ से वाष्प बना करके दूर जाते हैं, ठीक है। और खास बात, चौथी बात जो परिवर्तन होंगे, अयस्क सरंध्र हो जाता है। हम जिस अयस्क के लिए हैं क्या हो जाता है, वो सरंध्र। जो सल्फाइड अयस्क है यह सरंध्र हो जाता है। सरंध्र का मतलब सामान्य शब्दों के छेद छेद जाते हैं, ठीक है ना। जैसे घाव होता है, जलने पर छेद छेद जाते हैं, वैसा ही गर्म करेंगे तो अयस्क क्या होते हैं, सरंध्र, छोटे से छेद बन जाते हैं, जो कि आगे अपचयन के लिए सहयोग करते हैं। आगे की प्रक्रिया होगी अपचयन, उसमें वह सहयोग करेगा। ये खास परिवर्तन हो गए, अयस्क सरंध्र हो जाते हैं, जितने भी नमी रहते हैं सब दूर हो जाते हैं, वाष्पशील अशुद्धियाँ सभी अपने यौगिक बना करके, ऑक्साइड बना करके निकल जाते हैं, और सल्फाइड अयस्क जो हैं ऑक्साइड या सल्फेट, अधिकांशतः ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ये खास परिवर्तन देखने को अपन को मिलेगा इसमें। आगे चलें अपन अगली प्रक्रिया जिसका नाम है, अब तेल में जो अपन गर्म करते हैं क्या बोलते हैं, तेल में जैसे हम खाना को दो प्रकार से, कभी कभी आग में भून करके और एक तेल में भी बनाते हैं, इसको अपन सामान्य समझते हैं, फ्राई समझते हैं। तो तेल को माने से गर्म करना को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्राई, और आग से भूनेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो अयस्क को हम इस प्रकार से कर रहे हैं इसमें। आगे देखें अपन भर्जन के बाद में निस्तापन, थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें बस। देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं मिटा रहा हूं इसमें। दूसरा प्रक्रम है इसमें निस्तापन। निस्तापन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। इसमें क्या करेंगे, हमारे जो सांद्रित अयस्क होंगे और खास करके कार्बोनेट या ऑक्साइड, ये दोनों प्रकार के अयस्क को हम इसका उल्टा काम करेंगे। उल्टा का मतलब है ये वायु की उपस्थिति में अधिक मात्रा में था, यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में, वायु कैसे रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, या रहेगा भी बहुत ही कम, नहीं के बराबर, ठीक है ना। और यहाँ पर खुली भट्टी के जगह में यहाँ पर कौन सी भट्टी होगी, बंद भट्टी होगा। बंद भट्टी में वायु की अनुपस्थिति में कार्बोनेट या ऑक्साइड, ऐसे जो अयस्क होते हैं उनको इतना गर्म करें कि गलनांक के पूर्व धातु पिघल न पाए,
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो धातु अयस्क होते हैं, उसके जो धातु होते हैं वह भी किस में बदल जाएगा, वो ऑक्साइड में बदलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अंतर है। तो भर्जन में क्या थे, सल्फाइड के ही थे, जबकि इसमें कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्क हो सकते हैं। भर्जन में वायु की आधिक्य में था, उपस्थिति में था, इसमें वायु की अनुपस्थिति में है। उसमें भर्जन में खुले भट्टी था, इसमें बंद भट्टी का उपयोग होता है। ये खास इसमें अंतर आएंगे, इसमें कुछ परिवर्तन, लेकिन अंत में बनना वही है। अंत में उसमें भी ऑक्साइड बने थे धातु के, इसमें भी बनेंगे, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल अपन लेते हैं इसमें, उसके बाद हम परिवर्तन की बात करेंगे इसमें। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन लाइम स्टोन कहते हैं, चूना का, ये चूना पत्थर है जो कैल्शियम का ये अयस्क है इसमें, ठीक है ना, लाइम स्टोन। यहाँ से जब आगे की प्रक्रिया होती है तो इसमें अपन वायु की अनुपस्थिति में बंद भट्टी में हम इसको क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्साइड बन जाते हैं। ये सीधा सीधा सूत्र है। कार्बोनेट को जब भी गर्म करोगे तब की स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेंगे और ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो कैल्शियम अभी जो कार्बोनेट के रूप में था, अयस्क के रूप में, वह कैल्शियम का ऑक्साइड बन गया। ऐसा ही एक दो उदाहरण और अपन, जैसे कोई भी अन्य प्रकार के हम कार्बोनेट की बात करेंगे इसमें, या ऑक्साइड की बात, दोनों हो सकते हैं। मैं एक एक उदाहरण को यहाँ पर ले रहा हूँ। जैसे बॉक्साइट है, Al2O3 इंटू ट्वाइस H2O, ये बॉक्साइट है जो कि एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, ठीक है ना। इसको भी इस प्रकार से जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे आगे, माने खास बात अपन समझेंगे सांद्रण के बाद की प्रक्रिया, तो इसमें भर्जन नहीं होगा, क्या होगा, ये निस्तापन होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड के रूप में है। अब इस प्रकार से यह भी बंद भट्टी में इसका हम निस्तापन करेंगे, यह प्रक्रिया बंद भट्टी में होती है। तो क्या होंगे, ये देखिए यहाँ पर जल के अणु पहले तो निकलेगा, है ना, गर्म करेंगे तो जल के अणु निकल जाएंगे। यहाँ पर 2 अणु जल है तो पहले ट्वाइस कर दीजिए, और यहाँ पर ये ऑक्साइड ऑलरेडी है, इसमें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बन पहले से हैं, अभी भी रहेंगे, लेकिन सरंध्र हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएंगे, सरंध्र हो जाएंगे इसमें। अब परिवर्तन की बात करें, इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, उसी प्रकार से है जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने भर्जन के संदर्भ में देखा था। क्या क्या देखे थे परिवर्तन में, परिवर्तन यहाँ पर लिख देता हूं मैं, क्या क्या परिवर्तन हुए। तो एक परिवर्तन हमको देखने को मिला, जो ऑक्साइड हैं, अयस्क या कार्बोनेट हैं, यह अंत में ऑक्साइड में ही रहते हैं, बदल जाते हैं इसमें, ऑक्साइड। उसी प्रकार से उसमें जितने भी नमी रहते हैं अयस्क में, वो सभी दूर हो जाते हैं गर्म करेंगे तो। तीसरी बात, इसमें जितने भी वाष्पशील अशुद्धियां हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, मुख्यतः ये रहते हैं, है ना, आदि वाष्पशील अशुद्धियां, वाष्पशील अशुद्धियां, ये सभी के सभी यहाँ पर दूर हो जाएंगे और अयस्क जो है सरंध्र हो जाएगा। एक ही समान है उसमें परिवर्तन भर्जन और निस्तापन में, लेकिन अंतर है इसमें कार्बोनेट या ऑक्साइड के अयस्क होते हैं, जबकि भर्जन की प्रक्रिया में सल्फाइड होते हैं। भर्जन की प्रक्रिया परावर्तनीय भट्टी में होती है, जबकि इसमें निस्तापन की प्रक्रिया में यह बंद भट्टी में होती है। वायु की इसमें अनुपस्थिति होती है, जबकि भर्जन में वायु की आधिक्य होती है, लेकिन बनना आखिरी में हुई है। अंत में जो रिजल्ट होता है ऑक्साइड के रूप में अधिकांश, उसमें कुछ मात्रा में सल्फेट भी बने थे, लेकिन अधिकांश
ऑक्साइड बनते हैं इसमें। तो ये प्रक्रिया हो गई यहां पर निस्तापन। अब इस प्रक्रिया के बाद में भर्जन और निस्तापन के बाद की जो अगली प्रक्रिया होगी उसको अपन प्रगलन कहते हैं। इससे अपन को धातु प्राप्त होंगे इसमें। ऐसे अन्य उदाहरणों को भी आप ले सकते हैं, दूसरे उदाहरण जो ऑक्साइड हैं या कार्बोनेट हैं, जैसे हेमेटाइट को भी ले सकते हैं आप। एक एग्जांपल के तौर पर उसको बताता हूं मैं। हेमेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe2O3 × thrice H2O। ये हेमेटाइट है। इसको भी जब आप इस प्रकार से ऐसे बंद भट्टी में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ पर जितने भी जल हैं क्रिस्टल जल के रूप में ये सब दूर हो जाएंगे। एक तो एग्जाम्पल, और लोहा देखिए यहाँ पर अभी ऑक्साइड के, पहले से ही ऑक्साइड है, अभी भी ऑक्साइड के रूप में पाए जाएंगे। इसमें परिवर्तन में देखने को मिला ऑक्साइड या कार्बोनेट, जो अयस्क हैं वह किसमें बदल गए? ऑक्साइड में। नमी जो था उसमें दूर हो गया। कुछ वाष्पशील अशुद्धियां थी जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ये यौगिक का मतलब है इसमें वाष्पशील होते ही हैं, गर्म करेंगे तो वाष्प बनकर निकल जाते हैं। पहले से ऑक्सीजन आदि के साथ में क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। और अयस्क जो है अंत में क्या हो जाते हैं? सरंध्र हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। सामान्य शब्दों में कहेंगे तो जैसे जलने पर बताया भी हमको, यदि त्वचा जल जाती है आग में तो बाद में धीरे धीरे छेद हो जाते हैं, वैसा ही वह पोरस बन जाते हैं। अंग्रेजी में इसको पोरस कहते हैं, सरंध्र। अब आगे निस्तापन या भर्जन के बाद में यहाँ पर जो प्रक्रिया है इसको अपन कहते हैं प्रगलन, स्मेल्टिंग। सामान्य शब्द में कहें पिघलाना, ठीक है। अब अभी तक भर्जन हो चुका या निस्तापन हो चुका है, तो इसको संक्षिप्त में यहाँ पर लिखता हूँ। इसमें संक्षिप्त में भर्जित या निस्तापित अयस्क जो उचित है, यदि भर्जित है तो भर्जित अयस्क, निस्तापित है तो निस्तापित अयस्क। जिसको अपन निस्तापन किए हैं तो निस्तापित अयस्क कहलाएगा, जिसको भर्जन किए हैं उसको क्या कहेंगे अपन? भर्जित अयस्क कहेंगे। इसमें इसको लेंगे और इसमें प्रमुखता से गालक और अपचायक दो पदार्थ अलग से मिलाएंगे अपन। इसको एक साथ कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। ध्यान समझेंगे, भर्जित या निस्तापित अयस्क, धन गालक, धन अपचायक, ये पदार्थ हैं, गालक पदार्थ और अपचायक पदार्थ। यहाँ पर पदार्थ लिखता हूँ मैं, गालक पदार्थ और अपचायक पदार्थ। इनको मिलाएंगे और भट्टी में लेकर के उसको पिघलते तक क्या करेंगे अपन? इसको गर्म करेंगे, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? अपन प्रगलन कहते हैं। इसमें इसको एक साथ यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ध्यान समझेंगे। भर्जित ये सब को एक साथ यदि एक शब्द में कहेंगे तो क्या कहते हैं? इसको चार्ज। तो चार्ज क्या है? सांद्रित या सांद्रित अयस्क देख सकते हैं अपन, और गालक और अपचायक, इसको एक साथ हम क्या कहते हैं? अपन चार्ज के नाम से जानते हैं इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो प्रगलन की प्रक्रिया है इसको हम समझें तो यहाँ पर जो धातु रहेंगे तो धातु का होगा अपचयन, धातु का अपचयन होगा, और उस अपचयन से यहाँ पर हमको धातु प्राप्त होंगे। ये जो प्रक्रिया है इसको अपन सामान्य शब्द में प्रगलन या अपचयन यहाँ पर कह रहे हैं इसमें। और ये जो
अपचयन की प्रक्रिया हो रही है, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पर सारांश में लिखते जा रहा हूँ मैं। अभी तक भर्जन या निस्तापन में ऑक्साइड प्राप्त हुआ था, इस प्रक्रिया में अपन को उसका अपचयन होकर के धातु प्राप्त होगा इसमें। तो इसमें अपचयन की जो प्रक्रिया होती है ये 3 प्रकार से होते हैं। एक है तापीय अपचयन, दूसरा विद्युत अपचयन या विद्युत अपघटनी अपचयन भी हम इसको समझ सकते हैं। इसको अपन विद्युत के नाम से न जान करके विद्युत अपघटनी अपचयन कह रहे हैं। विद्युत अपघटनी अपचयन, और तीसरा है रासायनिक अपचयन। तीन प्रकार के अपचयन होते हैं, हम एक एक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे इसको। विद्युत अपघटनी अपचयन, पहला है तापीय अपचयन, दूसरा है विद्युत अपघटनी अपचयन और तीसरा है रासायनिक अपचयन। अब तापीय अपघटन के बारे में हम इसमें देखें। इसमें कुछ शब्द आए थे, गालक शब्द और अपचायक शब्द, ठीक है ना। तीसरा है रासायनिक अपचयन। तो यहाँ पर कुछ शब्द आए थे, ये तापीय अपचयन के अंतर्गत में ही हैं। एक शब्द आया था गालक, इसके बारे में थोड़ा पर समझ लें। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लक्स। गालक क्या है? ऐसा पदार्थ है जो अशुद्धियों के साथ हम जिस धातु को निष्कर्षण करने जा रहे हैं उसमें जो अशुद्धि हैं उनको पिघला करके हटाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं? अपन गालक कहते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको देखें, यहाँ पर ये 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है, या इसको संक्षिप्त में अपन कहें, अशुद्धि जो उपस्थित है धातु के साथ में, और खास करके ये जो है गलनीय अशुद्धियां, ठीक है ना, और एक गालक मिल करके एक साथ बनाते हैं धातुमल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अपन स्लेग, SLAGE। स्लेग यानी होता है धातुमल। तो धातुमल किसे कहते हैं? अयस्क में जो अशुद्धि हैं गालक पदार्थ से घुल करके, पिघल करके अलग से गलनीय पदार्थ बनाते हैं, उसको कहते हैं धातुमल। अब यहाँ पर गालक के प्रकार थोड़ा अपन देखें। इसमें एक गालक के प्रकार कितने होते हैं? ये 2 प्रकार से होते हैं। एक है अम्लीय गालक। अम्लीय गालक के अंतर्गत यदि एग्जाम्पल लें अपन, इसमें सिलिका, ये सिलिकन जो अधातु हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। उसी प्रकार से अपन ले सकते हैं बोरेक्स, सुहागा, Na2B4O7 इसको अपन सुहागा कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं। इसको सामान्यतः हम अधिकांश जो है सिलिका का उपयोग किया जाता है अम्लीय गालक के रूप में। कब होगा? जब अशुद्धि क्षार हो, अशुद्धि क्या हो? क्षार हो, तब अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के यहाँ पर मैं कुछ ले रहा हूँ, जैसे कापर पायराइट, कापर के अयस्क हैं कापर पायराइट, वहां पर अशुद्धि के रूप में मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसमें कापर का निष्कर्षण हो रहा है। तो उस कापर के निष्कर्षण पद में यहाँ पर अशुद्धि के रूप में क्या है? यहाँ पर FeO है। यहाँ पर ध्यान समझेंगे, उस कापर के लिए अशुद्धि था FeO। अब इसमें इसको हटाना है तो क्या करेंगे? चूंकि ये धातु के ऑक्साइड हैं अर्थात क्षारी होते हैं, इसीलिए हम अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर सिलिका, ये आसानी से प्राप्त होते हैं, उसको भट्टी के अंदर में उसको मिलाते हैं तो उसमें जो अशुद्धि है उसको पिघला करके निकालते हैं और इस प्रकार से बनेगा सिलिकेट, FeSiO3, आयरन का सिलिकेट है, ठीक है। और ये धातुमल के रूप में पृथक हो जाते हैं। ऐसे और भी कोई यदि क्षारीय ऑक्साइड होंगे तब हम अम्लीय गालक का उपयोग करेंगे। दूसरा अपन देखें, अपन
गालक जिसका नाम होता है क्षारी गालक। अम्लीय गालक की जगह पर हम क्षारी गालक का प्रयोग करेंगे। कब? जब अशुद्धि अम्लीय हो। तो इसमें क्षारी गालक के अंतर्गत मुख्यतः चूना, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होते हैं, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, जो कि मैग्नीशियम के कार्बोनेट से प्राप्त होते हैं, इसका प्रयोग हम भट्टी में जब करेंगे तो हमको गर्म होकर के ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या बना लेगा? वो चूना बना लेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑक्साइड बना लेंगे। तो ये यहाँ पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यह एक क्षारी गालक है। तो क्या करेगा? यह अम्लीय अशुद्धि को दूर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिलिका, यह अशुद्धि के रूप में भी है किसी पदार्थ में। जैसे लेड जो शीशा होते हैं उसका जब निष्कर्षण किया जाता है तो उसमें ये रेत की मात्रा पाई जाती है। तो चूंकि अम्लीय अशुद्धि है, इसको दूर करने के लिए हम इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड। अब कैल्शियम का ऑक्साइड कैसे प्राप्त होंगे, इसको थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करें। इसको ऊपर थोड़ा ले लेता हूं मैं। कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, उसको भट्टी में डाल देंगे अपन, गर्म कर रहे हैं। तो जब गर्म होगा तो क्या बनेगा? यहाँ से कार्बन के डाइऑक्साइड और ये ऑक्साइड बन जाएंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ही कैल्शियम ऑक्साइड है गालक के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ इसमें। और कैसे गालक हैं? ये क्षारी गालक है। तो इस अम्लीय अशुद्धि को दूर कर सिलिकेट बना लेगा, कैल्शियम का सिलिकेट। और यह धातु मल बना करके मुक्त हो जाते हैं इसमें से। धातु के ऊपरी सतह पर ये तैरते रहते हैं, हल्की होती है। उसी प्रकार से यदि फास्फोरस के होंगे तो फास्फेट बनाएगा। जैसे एक एग्जांपल के इसको लिख रहा हूं मैं। यदि मान लो फास्फोरस की अशुद्धि है, तो फास्फोरस की जो अशुद्धि है यह फास्फोरस पेंटाक्साइड बना लेगा पहले से। यह अशुद्धि है और इसमें अपन क्षार का प्रयोग करें, क्षारी गालक, तो ये है चूना, तो एक कैल्शियम का फास्फेट बनाएगा, कैल्शियम का फास्फेट, जिसमें कैल्शियम की सांद्रता 2 होती है और फास्फेट की सांद्रता 3 होती है। अब समीकरण को इस प्रकार से हम बैलेंस करेंगे तो 3 कैल्शियम है यहाँ पर, 3 फास्फोरस पहले से 2 है, बराबर इसमें 5 3 8 ऑक्सीजन, दाईं ओर भी 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है। ये कैल्शियम फास्फेट है, ठीक है ना। और ये किस रूप में है? अभी यहाँ पर है धातु मल। धातु में जो अशुद्धि है वह मल के रूप में, मान जिसका कोई वो नहीं है, खास उपयोग नहीं है, वो बाहर निकल जा रहे हैं। और इस धातु मल का जो उपयोग है मुख्यतः हम कांच बनाने में ज़्यादा उपयोग करते हैं इसका, ठीक है ना। कांच बनाने में सिलिकेट की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, ऐसे सिलिकेट की जरूरत पड़ती है। हम उसका उपयोग वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में करते हैं इसमें। ये बेकार, हम उस भट्टी से बेकार के रूप में निकल रहा है, लेकिन इसका उपयोग हम दूसरे रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए अपन चलें इसमें अपचयन के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसमें। अब ये जो अपचयन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अपचयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो इसमें से पहला है कार्बन अपचयन। पहला नाम क्या है इसमें? कार्बन अपचयन। उसी प्रकार से एक होता है धातु अपचयन। दूसरा प्रकार यदि हम बात करेंगे इसमें कार्बन अपचयन, धातु अपचयन, और एक होते हैं यहाँ पर स्व अपचयन। ये 3 प्रकार के अपचयन देखे जाते हैं इसमें। हम अभी तापीय अपचयन की बात कर रहे हैं इसमें। तो आइए हम पहला स्टार्ट करते हैं कार्बन अपचयन क्या है इसमें।
ठीक है। कार्बन अपचयन में क्या करेंगे, हमारे पास अभी जो सांद्रित या भर्जित अयस्क हैं, इस सांद्रित या भर्जित अयस्क को कार्बन के यौगिक, कार्बन के रूप जैसे कि कोक है, एंथ्रासाइट है, इसके रूप हैं, उनके साथ गालक मिला करके भट्टी में लेकर इसको गर्म करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये कार्बन अपचायक होते हैं। अब इसको संक्षिप्त में केवल लिख रहा हूं, जैसे हेमेटाइट है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर, उदाहरण के तौर पर हेमेटाइट, यह एक लोहा का अयस्क है। जब हमको लोहा को भट्टी में प्राप्त करना होता है उसको अपन वात्या भट्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो वात्या भट्टी में कैसे प्राप्त होंगे, देखिए यहाँ पर हेमेटाइट, इसको लिया गया है वात्या भट्टी में, और ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले अपचयन पद है, तापी अपचयन, माने अधिकांश धातुओं को हम इस तापी अपचयन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। उदाहरण के ले रहा हूँ मैं हेमेटाइट, इसको अपन वात्या भट्टी में लेते हैं, और क्या क्या उसमें पद होते हैं, देखिए यहाँ पर हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3, अभी तक इस रूप में आ चुका है, भर्जन के बाद में Fe2O3 के रूप में आ चुके हैं। अब इसमें कार्बन मिलाएंगे, कार्बन चाहे वो एंथ्रासाइड के रूप में हो चाहे कोक के रूप में हो, ठीक है ना। कार्बन है, इसको मैं अभी समझने के लिए आपके पास कोक लिख दे रहा हूँ, कार्बन का एक रूप है, और यह क्या होते हैं बताओ, अपचायक होते हैं, कोक अपचायक है। तो इस हेमेटाइट का अपचयन करेगा, इसका अपचयन कैसे होगा, ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दीजिए, कैसे निकलेगा, स्वयं ग्रहण कर लेगा, इसका गुण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन के बन जाएंगे मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया किया, और ये वात्या भट्टी में हो रहा है पूरा प्रक्रिया, वात्या भट्टी में हवा की उपस्थिति में हो रहा है, वायु भी उसमें उपस्थित है, वायु की उपस्थिति में। अब यहाँ पर बचेगा केवल Fe बचेगा, अंत में धीरे धीरे फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड बनाएंगे, अंत में धातु बन जाएगा इसमें। तो अभी हम संक्षिप्त में समझने के लिए इसको केवल Fe लिखते, अंत में इस प्रकार से धीरे धीरे बदलते जाएंगे। समीकरण थोड़ा बैलेंस कर लीजिए, 3 ऑक्सीजन लेफ्ट में है, 3 ऑक्सीजन राइट में कर दीजिए, 3 कार्बन राइट में, 3 कार्बन लेफ्ट में कर दीजिए, 2 Fe, आयरन की संख्या 2 है, राइट में भी 2 से गुणा कर दीजिए। इस प्रकार से हमको यहाँ पर धातु प्राप्त हो जाएंगे। धातु के जो ऑक्साइड थे अपचयित होकर के क्या प्राप्त हो गया, अपन को धातु प्राप्त हुआ। ऐसा ही जो कार्बन मोनोऑक्साइड हैं वो भी अपचायक के रूप में काम करते हैं। अलग से हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रभावित कर सकते हैं, या वहीं पर जो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड इसी पद में, वो भी अपचायक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो कैसे होगा, देखिए Fe2O3, अभी और जो बचा हुआ फेरिक ऑक्साइड है जो हेमेटाइट है, ये क्या करेगा, यहाँ पर जो निकली हुई कार्बन मोनोऑक्साइड है, या हम अलग से चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन भट्टी में अलग से सुविधा नहीं होती, जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है वही आपस में क्रिया करते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। कार्बन भी अपचायक, ध्यान समझ लेंगे, कार्बन भी अपचायक है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी अपचायक है। तो ये अपचयित करेगा, अपचयित माने सामान्य शब्द में कहेंगे ऑक्सीजन का निकल जाना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, कौन सा विक्रिया कहलाता है, अपचयन। यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन निकल जाते हैं तो अपचयन। ये सामान्य परिभाषा, ऐसे और दूसरे प्रकार के भी परिभाषा हैं, एक सामान्य परिभाषा। ऑक्सीजन को निकालिए तो धीरे धीरे निकलते जाएगा, अंत में क्या बचेगा, केवल Fe बचेगा इसमें। इस प्रकार से धातु बन गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बन जाएंगे, कार्बन का डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर इसको 3 कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, एक एक निकाल रहा है इसमें, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ऑक्सीजन को। तो इस प्रकार से 3 कार्बन के डाइऑक्साइड बनेंगे। लोहा यहाँ पर 2 है, संख्या में भी समीकरण में इस प्रकार से 2 से गुणा कर देंगे। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, अंत में धातु प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अपचयन पद में धातु प्राप्त होते हैं। और क्या क्या होगा, इसमें जो अशुद्धि है, अशुद्धि के रूप में इस हेमेटाइट में मुख्यतः सिलिका होते हैं, ये अशुद्धि है, और उसमें इस अशुद्धि को हटाने के लिए गालक का उपयोग किया जाएगा। और ये चूंकि अम्लीय अशुद्धि है,
इसीलिए क्षारी गालक की जरूरत पड़ेगी। और क्षारी गालक के रूप में चूना, लेकिन चूना के रूप में नहीं मिलाते, हम इसको चूना पत्थर के रूप में मुख्यतः मिलाते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड गालक है, क्षारी गालक। तो ये गालक और अशुद्धि दोनों जब मिलेंगे गलनी रूप से पिघल करके, तो क्या बनाएंगे? धातुमल बनाएंगे। इसमें धातुमल के अंतर्गत में यहाँ पर कैल्शियम का सिलिकेट। इस प्रकार से ये जो धातुमल होते हैं इनका घनत्व कम होता है, इसलिए ऊपर में धातु के तैरते रहते हैं, इसको अपन धीरे धीरे आसानी से निकाल सकते हैं इसमें, और नीचे में धातु हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया पहली जो विधि है वह है इसमें कार्बन अपचयन। अब आगे चलें, इसमें कार्बन अपचयन के पश्चात दूसरी एक विधि है धातु अपचयन। और एक तीसरा नाम है इसमें स्व अपचयन। तो मैं थोड़ा सा इसको पहले स्व अपचयन को बता देता हूं आपको। मैं स्व अपचयन क्रम को आगे पीछे खिसकाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको पढ़ना है तीनों के बारे में। कार्बन अपचयन हो गया। दूसरी बात हम देखते हैं अपन स्व अपचयन। स्व माने यहाँ पर सामान्य शब्द में स्वयं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे एक उदाहरण के लेता हूँ मैं गेलेना। इसको उदाहरण के तौर पर हम पहले समझें इसमें, जिसका सूत्र होता है PbS, लेड के सल्फाइड है, एस के रूप में है। अब इसको हम वायु की उपस्थिति में भट्टी में लेकर गर्म करते हैं, तो क्या होते हैं देखिए, यहाँ से ये मुख्यतः लेड के ऑक्साइड बन जाते हैं, सल्फाइड किस्म बदल जाते हैं ऑक्साइड में, और सल्फर की अशुद्धि अधिकांश सल्फर के डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं। समीकरण को बैलेंस कर लेंगे, दाईं ओर 3 है, बाईं ओर 2 है, 3 से गुणा कर दीजिए। संख्या को समान करने के लिए विषम को सम कर लीजिए, तो 2 से गुणा 2 लेड हो गया, 2 सल्फर भी हो गए, राइट हैंड साइड में भी 2। अब ध्यान समझेंगे, जैसे यहाँ पर अभी जो सल्फाइड अभी भी पूरे के पूरे इकट्ठे के साथ सल्फाइड ऑक्साइड में बदलेंगे, धीरे धीरे बदलता आएगा। जो हवा के संपर्क में आएगा वह जो सल्फाइड है वो ऑक्साइड में बदल जाएंगे, ठीक है ना। और जो बचे रहेगा वह पुनः क्या करेगा, देखो जो बना हुआ यौगिक है, इस अभिक्रिया में जो बना हुआ यौगिक ऑक्साइड है, यह पुनः जो बची हुई सल्फाइड है उसके साथ में क्या कर लेता है, वो क्रिया कर लेते हैं, ठीक है ना। अलग से नहीं मिला रहे हैं। अभी तक हमने देखा हम बाहर से अपचायक को मिला रहे थे, यहाँ पर बाहर से कोई अपचायक मिलाया नहीं जा रहा है। जो रासायनिक अभिक्रिया में अभी बना हुआ पदार्थ है वही अपचायक का काम करेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो बना हुआ लेड का ऑक्साइड है और जो बची हुई सल्फाइड है, और ढेर सारे सल्फाइड हैं, ठीक है ना, तो आपस में क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे इसमें। तो क्या होगा, यहाँ पर ये सल्फर और ऑक्सीजन मिल करके बना लेंगे सल्फर का ऑक्साइड, इसमें मुख्यतः सल्फर के डाइऑक्साइड। और यहाँ पर केवल क्या बचेगा, Pb बच जाएगा, धातु। ये धातु में अपचयन हो गया। देखिए PbO लेड ऑक्साइड का अपचयन किस में हो गया, Pb में हो गया। ये अपचयन प्रक्रिया है। अब यहाँ पर अपचायक कौन है, थोड़े इसके बाद अपन चर्चा करते हैं। थोड़ा समीकरण को बैलेंस कर लें। 1 ऑक्सीजन लेफ्ट में, 2 ऑक्सीजन राइट में, पहले 2 से अपन गुणा कर दें। अब यहाँ पर सल्फर एक ही है, लेफ्ट में राइट में भी एक। लेड की संख्या देखें तो 3 लेफ्ट में है, अब 3 राइट में। देखो यहाँ पर ये जो सल्फाइड है, लेड सल्फाइड, यहाँ पर अपचायक का काम कर रहा है, ठीक है ना। लेड सल्फाइड क्या काम कर रहा है, यहाँ पर अपचायक की भांति काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपचायक है, हम बाहर से अपचायक नहीं मिलाए हैं, इसीलिए कहा जाता है स्व अपचयन। स्व माने जो पदार्थ है उसी यौगिक में से वही उसमें से एक अपचायक का काम कर रहा है इसमें, ठीक है। और कार्बन अपचयन क्यों कहा गया, क्योंकि कार्बन को अपचायक के रूप में मिलाया जा रहा था। अब आगे उसी प्रकार से देखेंगे, एक पद होते हैं इसमें धातु अपचयन, तीसरी पद क्या होती है, अनिश्चित तापीय अपचयन के अंतर्गत में है धातु अपचयन।
इसकी तीसरी प्रक्रिया धातु अपचयन। धातु का सीधा मतलब है धातु को मिलाएंगे अपचायक के रूप में, ठीक है। और खास करके अधिक जो ऋण धन विद्युतीय तत्व हैं उनको हम यहाँ पर उनको प्राप्त करने के लिए हम इसको मिलाते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर हम देखें इसमें, जैसे उच्च विद्युत धनात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे सोडियम है, उसी प्रकार से कैल्शियम है, यानी कि यहाँ पर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, ठीक है ना। क्षारीय धातु जैसे उदाहरण के लिए सोडियम, क्षारीय मृदा धातु जिसके अंतर्गत में एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं कैल्शियम, और एक उदाहरण लेता हूँ मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम। ये जो धातुएं हैं उच्च धन विद्युत तत्व हैं, ठीक है ना। और जब इनका हमको अपचयन कराना होगा तो कार्बन से नहीं होने वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड से अपचयन होने वाला नहीं है। अब इसको अपचयन कराने के लिए हम धातु को ही मिला देते हैं अलग से। इनको जब हमको किसी को भी कोई भी एक हो इसको निष्कर्षण करने के लिए अपचयन कराने के लिए क्या मिलाते हैं अपन, एक अन्य धातु को मिला जाता है, ठीक है। और यह धातु क्या होते हैं, मुख्यतः यहाँ पर अपचायक की तरह काम करते हैं। तो ऐसे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, धातु अपचयन कहते हैं। हम इसका अगले कालखंड में इसको उदाहरण के तौर पर हम समझाएंगे कि किस प्रकार से कौन से धातु को हम लवण के रूप में या किस प्रकार से लेंगे, इसके बारे में हम अगले कालखंड में इसको समझेंगे। तो आज हमने इस कालखंड में भर्जन और निस्तापन और साथ ही साथ अपचयन की पहली जो प्रक्रिया है तापीय अपचयन, इसमें दो विधियों का हमने अभी तक अध्ययन किया है, एक कार्बन अपचयन और दूसरा स्व अपचयन। अगले कालखंड में हम प्रारंभ धातु अपचयन से स्टार्ट करेंगे इसमें। धन्यवाद।